हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे यांत्रिकी। दोस्तों, काफ़ी लोगों को साइंस में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं साइंस का चैप्टर को पहले प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहले में देखेंगे कम से कम 100 से 110 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग 225-26 तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 225-26 तक क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि समय की मूल इकाई क्या है। समय की मूल इकाई क्या है? तो समय का दोस्तों होता है सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। अगला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूरी का। अगला कह रहा है कि बल की एसआई यूनिट है किसका? क्या है बल का? तो बल का होता है दोस्तों न्यूटन। ठीक है, बल का होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चाल की एसआई इकाई क्या है? तो चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पारसेक इकाई है। पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक दोस्तों दूरी का होता है। ठीक है, पारसेक दूरी का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का, तो इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है? तो ये लक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लक्स। अगला कह रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल दोस्तों दाब का होता है, ऑप्शन नंबर बी दाब। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कैंडेला, कैंडेला मात्रक है किसका? तो कैंडेला हो जाता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ऊर्जा की एसआई इकाई, ऊर्जा की एसआई इकाई होगा दोस्तों जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जूल। अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की, तो ये टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ये एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को मापा जाता है दोस्तों डायोप्टर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि लेंस की ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। अगला कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई, तो ये कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कूलाम। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक, तो ये केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है तो किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट प्रति घंटा। अगला कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का, तो किलोग्राम प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी कि गलत हमें चुनना है। गलत देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, जबकि ये दूरी का है। ठीक है दोस्तों, ये दूरी का है, अर्थात यही सही है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ये न्यूटन, ये बल का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई, तो ये हो जाएगा कैंडेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, यहाँ प्रदूषण जोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है, ठीक है, किए गए कार्य की इकाई क्या है, तो ये जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि वाट की इकाई है, क्या है, वाट की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा शक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शक्ति। अगला कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान है किसकी किसकी, तो कार्य और बल आघूर्णन का समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है मिलान करने के लिए 31 नंबर, इसका मिलान दोस्तों हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से, दूरी का क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। बी का दोस्तों पदार्थ की मात्रा, तो ये मोल में होता है, ठीक है, मोल में होता है। यहाँ पे सी का यानी कि विद्युत आवेश की मात्रा, तो ये कूलाम होता है, और ऊर्जा का वाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। यहाँ से दोस्तों कह रहा है यहाँ पे ए भी मिलान करने वाला ही है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 32 का सही आंसर यहाँ से, ठीक है, मिलाते हैं इसको। ए का त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का होगा न्यूटन, ठीक है, बल का न्यूटन। और सी का कृत कार्य, ये जूल हो जाएगा, ठीक है, और आवेग का यहाँ पे न्यूटन सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोणीय गति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या क्या होगा, स्थिर रहेगा, तो दोस्तों उस झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों इसका भी गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, उस पर एकाएक कोई आकर बैठ जाए या अचानक लोड दे दिया जाए, तो उसकी गति कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों अगर 2 गुना किया जाए तो उसका 4 गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है किसके गति के नियम का कौन सा नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम, तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि
किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हो जाएगा तीसरे यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये तृतीय गति नियम होता है इसका। ठीक है, तृतीय गति नियम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। तो यह भी न्यूटन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगला कह रहा है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति के नियम से। तो ये दोस्तों हो जाएगा पहला गति के पहले नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व। ठीक है, जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि गाड़ी, ठीक है, खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, घोड़ा आगे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गति का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गति का संरक्षण। अगला कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्वरोही यानी कि उस पर सवार व्यक्ति के गिरने की आशंका का कारण है। तो दोस्तों ये विश्राम जड़त्व हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा आराम से खड़ा था और उस खड़े घोड़े पे क्या था, जो उस पे व्यक्ति था वो आराम से विश्राम कर रहा था, लेकिन घोड़ा को घास दिखाई दी और घोड़ा ने अचानक चल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, विश्राम का जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बल गुणनफल है किसका। बल गुणनफल है किसका। तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का उपस्थिति होता है, शरीर का उपस्थिति यानी कि उसका जो भार होता है वो घट जाता है। ठीक है, भार जो होता है वो घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जितना मोटा ताज़ा रहेगा उतना ही मोटा ताज़ा रहेगा, केवल भार में गिरावट आती है। ठीक है दोस्तों, केवल भार में गिरावट आती है। अगला कह रहा है यहाँ पे इसका एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो दोस्तों जी का मान यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ता है, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है।
आगे कह रहा है कि शरीर का वजन क्या होता है, तो ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है पृथ्वी की अपेक्षा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 20 केजी के वजन की को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 0 जूल। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो पिंड का वजन दोस्तों घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पिंड का वजन घट जाएगा। अगला कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि, जो पीसा की मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। तो दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी है और कोई हम मकान अगर यहाँ से नींव देकर यहाँ तक ले जाते हैं और फिर इसके ऊपर अगर मकान इस तरह से बनाते हैं तो क्या गिर पाएगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यही चीज़ उसमें हुआ है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, यानी कि इस तरह से होकर गुजरती है, तो ये नहीं गिर पाता है। लेकिन अगर नींव इसका यहीं पे रहता, अगर इस तरह से इसको बनाते तो ये गिर जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि उसमें बर्फ जम जाता है। ठीक है, उसका जो घनत्व है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 61 का, जो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो दोस्तों नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, यानी कि न्यूटन के बल का कौन सा नियम लागू होगा, तो ये गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम। अगला कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, दोस्तों सड़क पर चलना बर्फ पर चलने से जो आसान है, क्यों, जो सड़क पर चलते हैं उसके अपेक्षा अगर बर्फ पर चलना कठिन है, यानी कि सड़क पर आसान है, क्यों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, दोस्तों यही चीज़ है, इसको केवल सेंटेंस बदल कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ,
कह रहा है कि लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना, ठीक है, आसान होता है क्योंकि मान लीजिए कोई बेलन है, ठीक है, कोई बेलन है यहाँ पे और हम इसे खींच रहे हैं, ठीक है, इसे खींच रहे हैं तो खींचना ज़्यादा कठिन होगा और इसे लुढ़का देना, मान लीजिए ढलान पे लुढ़का देना कौन सा आसान होगा? लुढ़का देना आसान होगा क्योंकि खींचने पर इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है, खींचने पर इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा और लुढ़काने पर इसमें घर्षण बल कम लगता है, ठीक है, इसलिए हमें लुढ़काना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था से के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, पहले से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो पानी का जो घनत्व होता है वो पारे के घनत्व से कम होता है, जो पारा का घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पे जो कील होता है तैर जाता है और पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो ये 70 का क्या आंसर है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ठीक है, पानी से इसका घनत्व अधिक होता है, डूब जाता है, तथा पारे से कम, पारा का ज़्यादा होता है और लोहे की कील का जो होता है कम होता है, इसलिए तैर जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास, ठीक है, होता है, यह ह्रास कितना होता है? ठीक है, यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। दोस्तों वही पानी और क्या बोलते हैं इसके ऊपर था पारा वाला क्वेश्चन, तो इसमें जो पानी का जो घनत्व होता है थोड़ा एल्कोहल से ज़्यादा होता है, इसलिए बर्फ़ इसमें डूब जाता है, तैर जाता है, और एल्कोहल में इसका घनत्व बिल्कुल कम होता है तो इसमें ये डूब जाता है। तो इसका क्या आंसर बना रहा है यहाँ पे कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है, ठीक है, इसका पानी का घनत्व बढ़ जाता है, तथा एल्कोहल से भारी होती है इसलिए डूब जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, वही चीज़ है इसका भी दोस्तों कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, ठीक है, यहाँ पे पारा या पारद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? दोस्तों यह पारे की सतह पर तैरेगी, ठीक है, यह पारे की सतह पर तैरेगी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों घनत्व, मान लेते हैं कि हम पानी 1 लीटर लेते हैं, पानी 1 लीटर, अगर यहाँ पे 2 लीटर लेते हैं तो दोस्तों जो घनत्व रहेगा दूध का या पानी का वो उतना ही रहेगा, केवल मात्रा बढ़ा यहाँ से, यानी कि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 हो गया, तो मात्रा बढ़ा लेकिन घनत्व उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्र का पानी का घनत्व होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और नदी का जो घनत्व होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए अगर समुद्र में अगर थोड़ा भी बल लगाएगा तो वो ज़्यादा आगे जाएगा और इसमें थोड़ा ज़्यादा बल लगाएगा फिर भी कम ही आगे जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से इसका आंसर है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है दोस्तों, यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, ठीक है, 78 का हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग, ठीक है, का कितना भाग समुद्र की सतह से
ऊपर रहता है तो 1/10, ठीक है, 1/10 उसका भाग ऊपर रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि जितना ही गहराई में जाइएगा उतना ही पानी का दाब जो होता है बढ़ता है। तो पानी का दाब दीवारों पे ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे मजबूत बनाया जाता है। क्या है इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है यानी कि घटता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि तो ये 83 का सही आंसर हो जाएगा कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई कील अगर इस तरीके से अगर ठोका जाए तो ये पृथ्वी पर ये जल्दी से धंस जाएगा यानी गड़ जाएगा, लेकिन अगर ये धरती है और कील भी इस तरीके से रहेगा और इस पर ये बल दिया जाए तो ये बल समान चारों तरफ से लगेगा यानी कि वो जल्दी धंस नहीं पाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उस पर बल कम लगता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, इसलिए दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि दोस्तों जो आंधी या हवा चलती है उसका जो दाब होता है वो बहुत अधिक होता है बाहर से, और जो अंदर का होता है वो सामान्य दाब पर रहता है, इसलिए उसे उड़ाकर ले जाता है। तो क्या इसका आंसर बना रहा है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की आयु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि दोस्तों पटरी नीचे की तरफ ना धंसे, ठीक है, इस तरह से कंक्रीट या लगाया जाता है, इसमें क्या बोलते हैं लकड़ी का। अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हम बनाएं, ये एक यहाँ पे कील ठोक दिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इस पर अगर रेल आएगी तो ये धंस जाएगी पटरी नीचे, लेकिन ये पटरी नहीं धंसेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया बल कम हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि वायु दाब वहाँ पे कम होता है, ठीक है, वायु दाब कम होता है ऊंचाई पे चढ़ते समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है, घटता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि दोस्तों वही कारण है कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा। तो दोस्तों 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ही ये भी होता है, ठीक है, यानी क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा। आगे कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले का, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, तभी वो बुलबुला बाहर निकलता है और ये फट जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण बल कम लगता है इसके वजह से, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होगा, घर्षण बल, घर्षण की कमी के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, यानी कि संकेत है, तो आंधी तूफान या झंझावात की संभावना होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। चूँकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम है और यहाँ पे अधिक उसके अंदर दाब भरा रहेगा और धीरे धीरे उसका जो बढ़ता रहेगा उसका आकार, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक समय ऐसे आएगा कि वो फट जाएगा। क्या है इसका आंसर, देखते हैं। कह रहा है कि गुब्बारे के आमान में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि गुब्बारा धीरे धीरे उसका आमान में वृद्धि होगी, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो फट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है। वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या इसका आंसर है कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे कह रहा है कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका का पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ का भी वायुमंडलीय दाब निम्न होने के कारण वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों क्यों दौड़ाया जाता है, तो दोस्तों कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसकी वजह से वो फट जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि इसके प्रेशर के अंदर का जो क्वथनांक होता है, दाब होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका दाब बढ़ने की वजह से, यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, गतिज ऊर्जा नहीं है, तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है, बहता पानी में, लेकिन खींचा हुआ धनुष में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि खींचा हुआ गुलेल या तनी हुई धनुष में, ठीक है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब
एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि दोस्तों हम पृथ्वी के विरुद्ध जाते हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है इसके वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। जितना डिस्क ब्रेक गाड़ियां आ रही हैं सब पास्कल के नियम पे कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रिक बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसके वजह से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए, ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वह झुकता है ताकि वह गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, किधर की तरफ? अंदर की तरफ झुकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ठीक है, किस कारण से अलग हो जाती है दोस्तों? तो ये अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, उसमें दही को या दूध को जब मथा जाता है मथनी से तो उसमें अपकेंद्री बल कार्य करता है, इसकी वजह से उसमें का क्रीम जो है बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, अपकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इसका एक और भाग आएगा, यानी कि ये 114 के बाद आएगा। लगभग 230 क्वेश्चन है एक वीडियो में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यांत्रिकी पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।